वार्षिक पद्धति के अंतर्गत हम पार्ट टाइम में 23 क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। एक समास के भीतर विद्युत ऊर्जा हस्तांतरित करके रासायनिक अपघटन को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलाइट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन ए विकल्प सही है। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जब हम डीसी करंट फ्लो करते हैं तो वो दो भागों में बढ़ जाता है, उसको विद्युत अपघटन कहते हैं और इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो इसका विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग में उपयोग किए जाने वाले फ्यूज वायर के लिए विद्युत की कौन सी विशेषता उत्तरदायी है? रासायनिक प्रभाव, ऊष्मा प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, ये सभी। तो यहाँ पर फ्यूज है। फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो करंट के एक निश्चित मान से ज्यादा बढ़ने पर सर्किट को तोड़ देती है। इसमें एक फ्यूज वायर होता है जो जल करके जो कि पिघल जाता है। अब इसके लिए ऊष्मा प्रभाव उपयोग होता है, तो ये हीटिंग इफेक्ट ऊष्मा प्रभाव विकल्प बी सही है, I²RT। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। निम्नलिखित में से कौन से विद्युत ऊर्जा का खराब कंडक्टर? यहाँ पे 4 विकल्प हैं। द्रव शोधित जल, मादक, नमक का जल, टोटी का जल। द्रव शोधित जल का मतलब डिस्टिल वाटर। तो डिस्टिल वाटर है वो खराब कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो नहीं हो पाती है और ये बाकी इनमें तो हो जाती है, इसलिए इसका विकल्प ए है वो सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। जब कॉपर सल्फेट के घोल में विद्युत करंट को पास किया जाता है तो तब कॉपर का अपघटन से जुड़े इलेक्ट्रोड पर उपलब्ध होता है। मतलब ये टेक प्लस है कि मतलब कॉपर जो आयन है वो कहाँ जाते हैं, कहाँ जाके इकट्ठे होती है। ये जब इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइट में जब करंट फ्लो करेंगे तो उसके कॉपर सल्फेट दो भागों में बढ़ जाता है, कॉपर आयन और सल्फेट आयन। और धन आयन है वो कैथोड पे जाते हैं। तो कॉपर का जो आयन है वो कैथोड पे जाएगा जो कि बैटरी के नकारात्मक सिरे पर है। यहाँ विकल्प बी सही है। तो ये जब इलेक्ट्रोलाइट का अपघटन होता है तो धन आयन कैथोड की ओर और ऋण आयन एनोड की ओर गति करने लगते हैं। धन आयन कॉपर है, धन आयन है तो कैथोड पे यानी नेगेटिव टर्मिनल पे जाता है। विकल्प बी यहाँ पे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28। जब एक बल्ब के भीतर से विद्युत करंट को हस्तांतरित किया जाता है तब बल्ब क्यों प्रकाशित होता है? करंट के विद्युत प्रभाव से, करंट के ऊष्मा प्रभाव से, करंट के चमकीले प्रभाव से, करंट के प्रकाश प्रभाव से। तो इसका विकल्प डी सही है, करंट के प्रकाश प्रभाव से। कुछ धातु है जैसे टंगस्टन वगैरह ऐसे होते हैं जिसमें उच्च तापक्रम पर वो लाइट इफेक्ट प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो ये करंट के प्रकाश प्रभाव से डी विकल्प है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। वायरिंग का प्रकार किस पर निर्भर करता है? यानी कहाँ किस जगह पे कौन सी वायरिंग करनी है किस पर निर्भर करता है? इसके 4 विकल्प यहाँ दिए। स्थान और उपभोक्ता के बजट पर, स्थायित्व और मूल्य पर, सुरक्षा पर, ये सभी। तो जब कभी हम कहीं वायरिंग का चयन करते हैं वायरिंग के प्रकार का तो ये तीनों घटक पर ध्यान दिया जाता है, इसलिए विकल्प डी है वो सही है। ये सभी ये डी विकल्प है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। डेडेस प्रकार के बिजली के तारों में पोर्सिलिन क्लीट से समर्थित पृथक केबल का उपयोग किया जाता है। या पोर्सिलिन क्लीट ये पहले आजकल प्रचलन में नहीं, क्लीट पोर्सिलिन की क्लीट होती थी। तो ये इस तरह की जो वायरिंग लगा के जो वायरिंग की जाती थी उसका नाम क्लीट वायरिंग ही कहा जाता था। तो यह विकल्प सी सही है, क्लीट। नेक्स्ट 31। टीक वुड पर टीआरएस केबल को ड्रॉप करने के लिए कौन सी वायरिंग का उपयोग किया जाता है? टीक वुड पर यानी बैटन वायरिंग है। ये पहले प्रचलन में थी, आजकल ये प्रचलन में नहीं है। पर इस तरह की जो वायरिंग पहले लकड़ी
टीक वुड की जो लकड़ी के ऊपर जो TRS केबल, टब रबर सीजेट केबल लगा करके जो वायरिंग की जाती थी, उस तरह की वायरिंग को बैटन वायरिंग कहते थे। तो यहाँ विकल्प बी सही है। नेक्स्ट 32, कार्डबोर्ड बॉक्स में लिंक क्लिप की दर डेडेस लिंक क्लिप प्रति बॉक्स होती है। अब ये भी क्वेश्चन कुछ ऐसा है जो प्रचलन में, जैसे इसमें है कि बॉक्स ना तो इसमें क्लिप की साइज दे रखी है ना बॉक्स की साइज दे रखी है, इसलिए ये जनरली हमने इसको 100 माना है कि एक बॉक्स में 100 क्लिप्स होती है, तो हमने सी उत्तर इसको सिलेक्ट किया है। लिंक क्लिप ये भी बैटन वायरिंग में ही उपयोग होती है, तो सी विकल्प हमने इसमें सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, पीवीसी कंड्यूट 1.5 मीटर लंबाई में उपलब्ध होते हैं। यहाँ पे 2 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर दिया हुआ है। जनरली पीवीसी कंड्यूट पाइप 10 फीट के होते हैं और ये 3 मीटर के लगभग होते हैं अप्रोक्सीमेट, तो विकल्प सी यहाँ पे सही है, 3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड बेंडिंग का डेडेस का उपयोग करके की जाती है। ये यहाँ पे 4 विकल्प है, स्प्रिंग, हेक्सा फ्रेम, हैंड और नी। तो हैंड और नी है तो अपने बॉडी के पार्ट्स का नाम है, और हेक्सा फ्रेम काटने के लिए काम आती है, तो यहाँ पर स्प्रिंग ए है वो सही उत्तर है कि कोल्ड बेंडिंग के लिए स्प्रिंग ए यहाँ पर जो विकल्प है वो सही है, ए विकल्प से। नेक्स्ट 35, रसोई घर में कितने 15 एम्पियर के सॉकेट की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 है, तो जनरली रसोई घर अगर है तो उसमें कुकिंग के लिए फ्रीज वगैरह तो 2, विकल्प बी यहाँ पे सही है कि 2 15 एम्पियर के सॉकेट आउटलेट की आवश्यकता होती है, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट 36, यदि हमारे पास 2 5 एम्पियर और 100 वाट के सॉकेट हैं तो बिजली के सर्किट में कितना भार होगा। तो 100 वाट के 100 वाट के 2 सॉकेट हैं तो 200 वाट होगा इसका बिजली का भार, तो विकल्प ए यहाँ पे सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, एक 4x3 मीटर आयताकार रूम पर 50 लक्स के औसतन प्रदीपक को प्राप्त करने के लिए 300 लुमेन्स के कितने लैंप की आवश्यकता होगी। अब सबसे पहले तो ये हमें ये देखना है कि प्रदीपक यानी इल्यूमिनेशन कितना है। तो इल्यूमिनेशन की इकाई लक्स होती है, इल्यूमिनेशन की इकाई होती है वो लक्स होती है, और इसको हम ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर कहते हैं। और हमारे पर क्षेत्रफल दे रखा है 4x3 12 मीटर स्क्वायर, और हमको ल्यूमन है वो ज्ञात करना है। तो प्रदीप्त इल्यूमिनेशन ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर, 1 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर को 1 लक्स बोलते हैं, और प्रदीप्ति फ्लक्स को हम ल्यूमन में व्यक्त करते हैं, और जो प्रकाशित तल का क्षेत्रफल है वो वर्ग मीटर में। तो हमें कुल ल्यूमन ज्ञात करने पड़ेंगे, और कुल ल्यूमन ज्ञात करने के लिए जो लक्स है, लक्स यहाँ पे जो दिया हुआ है उसमें क्षेत्रफल का गुणा कर देंगे। लक्स कितना है 50 और क्षेत्रफल है 12, 4x3 का जो आयताकार रूम है, तो 50 में 12 का गुणा करने पर 600 होता है। तो 600 ल्यूमन यानी 600 ल्यूमन प्राप्त करने के लिए हमें 300 ल्यूमन के 2 बल्ब की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसका विकल्प ए है वो सही है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, एलईडी के विषय में ड्राइवर का क्या काम होता है। एसी को डीसी में बदलना, डीसी को एसी में बदलना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एलईडी डीसी पर कार्य करती है, डीसी पे ऑपरेट होती है, इसलिए एलईडी के विषय में ड्राइवर का जो कार्य होता है वो एसी को डीसी में बदलना होता है, विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, 60 कैंडल पावर के स्रोत द्वारा कितने कुल फ्लक्स का उत्सर्जन होगा। तो कैंडल पावर दिया हुआ है और कुल फ्लक्स हमको निकालना है, तो कैंडल पावर होता है कुल फ्लक्स बटे 4 पाई। एक कैंडल पावर होता है 1 ल्यूमन पर स्टेरेडियन, या स्टेरेडियन है वो ठोस कोण की इकाई है। तो यहाँ पर जो 60 कैंडल पावर दिया हुआ है उसमें अगर हम 4 पाई का गुणा कर दें तो टोटल ल्यूमन आ जाएगा। तो 60
4 इंटू 22/7 करेंगे तो ये 754.28 ल्यूमन आएगा। तो यहाँ पर ये विकल्प ए है 754.2 ल्यूमन, ये सही है। बाकी तो इसमें नहीं मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए 754.2 ल्यूमन विकल्प ए है वो सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग में घुमावों की संख्या ज्यादा होती है? नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, किसमें ज्यादा होंगे? तो नंबर ऑफ टर्न्स है वो वोल्टेज के अनुपात में होते हैं, वोल्टेज टर्न की संख्या के अनुपाती होती है। तो जहां पे वोल्टेज ज्यादा होंगे वहां नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे। तो हाई वोल्टेज की वाइंडिंग होगी वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे। विकल्प बी यहाँ पे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, एक 25 केवीए 400 वोल्ट / 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात क्या होगा? अब ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात जनरली निकालने के लिए सूत्र है सेकेंडरी वोल्टेज बटे प्राइमरी वोल्टेज। यहाँ पर हमको दिया हुआ प्राइमरी वोल्टेज बटे सेकेंडरी वोल्टेज। तो के है वो VS बटे VP होता है। सेकेंडरी का वोल्टेज 200 है, प्राइमरी का 400, 1/2 होगा, 0.5 होगा। तो उत्तर विकल्प बी यहाँ पे सही है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 0.5 होगा, विकल्प बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, क्वेश्चन है ये कि एक पावर ट्रांसफार्मर में तेल का उपयोग ट्रांसफार्मर के डेडेस के लिए किया जाता है। जो ऑयल ट्रांसफार्मर के अंदर किया जाता है वो ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए किया जाता है, विकल्प ए सही है। जो ऑयल है वो कोर के से वाइंडिंग से गर्मी को लेकर के फिर वो फ्लो होकर के टैंक तक और रेडिएटर तक उस हीट को दे देता है और हीट फिर वातावरण में चली जाती है। इसलिए ऑयल सर्कुलेशन क्रिया के द्वारा ट्रांसफार्मर को ठंडा रखता है। तो यहाँ पर विकल्प ए है वो सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, एक संतुलित 3 फेज लोड में न्यूट्रल में कितना करंट होगा? मतलब तो न्यूट्रल संतुलित लोड 3 फेज में तीनों फेजों पे लोड बराबर है तो न्यूट्रल में करंट बैलेंस लोड की स्थिति में 0 होगी। तो यहाँ 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो विकल्प सी है वो सही है, 0। बैलेंस लोड पे IN न्यूट्रल करंट इज 0, विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, KVL के अनुसार सभी IR ड्रॉप्स और नेटवर्क के किसी बंद लूप में EMFs का बीजगणित योग हमेशा, ये किरचॉफ का वोल्टेज नियम है। KVL का मतलब वोल्टेज नियम किरचॉफ का दूसरा नियम है और किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार किसी बंद सर्किट में लगाया गया EMF और अलग अलग शाखाओं में रेजिस्टेंस का ड्रॉप का जोड़ 0 होता है, परंतु वो डायरेक्शन हमें ध्यान रखनी पड़ती है उसमें कि जब पोटेंशियल गिर रहा होता है मतलब घट रहा है तो उसमें माइनस चिन्ह लेते हैं और पोटेंशियल जब बढ़ रहा होता है तो प्लस चिन्ह लेते हैं। तो इस प्रकार E प्लस सिग्मा IR का योग 0 होगा। यहाँ पे विकल्प ए सही है, 0। किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार बंद सर्किट में कुल IR ड्रॉप्स और EMFs का योग 0 होता है और ये विकल्प ए सही है, किरचॉफ का सेकेंड लॉ। नेक्स्ट है 45 क्वेश्चंस, ओम का नियम लागू वोल्टेज करंट और डेडेस के बीच संबंध बताता है। तो ये सीधा क्वेश्चन है बिल्कुल ही। प्रतिरोध V = IR ओम के नियम अनुसार, तो प्रतिरोध बी विकल्प इसमें सही है, V = IR। तो ओम के नियम के अनुसार किसी सर्किट में रेजिस्टेंस चालक में जब भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहे तो उसमें बहने वाली करंट वोल्टेज के अनुपात में होती है और रेजिस्टेंस के उल्टे अनुपात में होती है। तो ये V = IR होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, चेसिस ग्राउंड डेडेंस विभव के लिए काल्पनिक होता है, शक्ति नहीं विभव। तो चेसिस जो होती है उसको हम 0 विभव पे मानते हैं, ठीक है। चेसिस का मतलब यह गाड़ियों से बॉडी के संदर्भ में है और इसको हम 0 मानते हैं, 0 पोटेंशियल पे मानते हैं। ए विकल्प यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, इलेक्ट्रॉन वोल्ट डेडेस की इकाई होती है वोल्टेज, एनर्जी, करंट और पावर। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो एनर्जी की इकाई है, छोटी इकाई है, परमाणु भौतिकी में इसका उपयोग होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम परिभाषित इस तरह कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्राप्त ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो कूलम में होता है
और उस वो होता है 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम होता है। और उसमें 1 वोल्ट हम दे रहे हैं तो 1 वोल्ट का और गुना हो जाएगा तो ये जूल बन जाएगा। इस प्रकार 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की इकाई है। विकल्प बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्वेश्चन, एक सर्किट जिसमें 0.5 एम्पीयर करंट दौड़ रहा है, 100 ओम के रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, इसकी पावर रेटिंग कितनी होनी चाहिए। अब 100 ओम का रेजिस्टेंस है, 0.5 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है, तो पावर रेटिंग निकालने के लिए I²R सूत्र का उपयोग करेंगे और ये करंट 0.5 का स्क्वायर करके 100 का गुणा करने पे 25 वाट आता है। तो इसमें विकल्प बी सही है, 25 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को मापने की यूनिट डेडेस होती है। तो विद्युत ऊर्जा केवीए, केडब्ल्यू, केडब्ल्यूएच, रिएक्टिव पावर, तो विद्युत ऊर्जा है वो किलोवाट घंटा में मापी जाती है, जिसको यूनिट बोलते हैं। तो विकल्प यहाँ पे सी सही है, केडब्ल्यूएच। हमारे घरों में जो एनर्जी मापी जाती है वो केडब्ल्यूएच में मापी जाती है, यूनिट है जिसको हम यूनिट बोलते हैं। विकल्प सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 घंटों में एक 200 वाट और 250 वोल्ट का लैंप कितनी ऊर्जा खर्च करेगा। अब यहाँ पर बल्ब कितना है, एक है, और वो भी 200 वाट का है, और कितने घंटे चलता है, 5 घंटे। तो 200 में 5 का गुणा करेंगे तो ये वाट घंटा बन गया, और हमको ऊर्जा निकालनी है किलोवाट घंटा में, तो हम उसको फिर 1000 से भाग दे देंगे। तो 200 में 5 का गुणा करके 1000 का भाग देने पर 1 किलोवाट घंटा आता है। तो यहाँ पे विकल्प सी सही उत्तर है, 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया है और ये छात्रों के लिए अति उपयोगी रहेगा।